शादी एक पवित्र बंधन होता है, जन्मों जन्मों का साथ होता है, लेकिन जब ये साथ पति पत्नी को परेशान करने लगता है, एक दूसरे के साथ रहना नामुमकिन होने लगता है, तो ऐसे में रास्ता बचता है तलाक का। पहले जहां तलाक लेने के बाद पत्नी का सिर्फ पति की जो पत्नी को मेंटेनेंस देना होता था, उसके बाद सरकार ने अब मैरिज एक्ट जो है, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें संशोधन किया है और संशोधन करके राज्यसभा में इसके प्रारूप को हरी झंडी दी गई है। और संशोधन जो है वो मर्दों के लिए थोड़ा बुरी खबर है, और संशोधन ये है कि अब तलाकशुदा महिलाओं को तलाक देने वाले पति की चल अचल पैतृक सारी संपत्ति में हिस्सा होगा। और ये हिस्सा सरकार ने ये जो बिल का जो प्रारूप राज्यसभा में जो लेकर के आई है कमेटी के बाद, अब ये लोकसभा में जाएगा और उसके बाद इस बिल को पास होने का जो है वो रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन इस संशोधन से कोई खुश है, कोई नाखुश। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये जो बदलाव बिल के जरिए कानून में लाया जा रहा है वो कितना जरूरी था, और क्या इस बदलाव के बाद तलाकशुदा पत्नियों को उसमें जो पूर्व जो पति हैं उनकी संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा मिल पाएगा या नहीं, या फिर पति क्या इस बात से नाखुश होंगे कि उनकी जो बाप दादा की जो जायदाद है उसके अंदर भी उनकी तलाकशुदा पत्नी को उनको हिस्सा देना पड़ेगा। बिल को अभी लोकसभा में जाना है। कुछ बिल जैसा कि जानकारी में आया है कि ये पहला बिल है जो कम बिल होते हैं जो राज्यसभा पहले जाते हैं और उसके बाद लोकसभा में उसकी जो है वो संतुति होती है। 1-2 दिन में वो लोकसभा के पटल पर भी आएगा और उसके बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा। और जब कानून की शक्ल ले लेगा तो हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जितनी भी शादियां हैं उनमें जब तलाक होगा तो पति को, तलाकशुदा पत्नी को हिस्सा देना पड़ेगा जायदाद में। आज हम इसी पर बहस करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं सैयद जैदी और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आज हमारी चर्चा का विषय है पति पत्नी और जायदाद, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोटेक्ट इंडिया फैमिली के प्रेसिडेंट अमित देशपांडे। हमारे साथ थोड़ी देर में नेशनलिस्ट महिला कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष वंदना विजय मानिक भी शामिल होंगी, और हमारे साथ जुड़ेंगी फैमिली लॉयर ज्योति सहगल। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नुकसान किसका है और फायदा किसका है। तलाकशुदा पत्नी अगर पूर्व पति की जायदाद में हिस्सा मांग सकती है, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्यसभा में मैरिज एक्ट संशोधन को मिली हरी झंडी। अब तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में भी पत्नी का हक। मैरिज एक्ट को अब लोकसभा में मिलेगी मंजूरी और उसके बाद संशोधन हो जाएगा लागू। हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दर्ज हुई शादियों पर लागू होगा यह कानून। जन्माष्टमी की हर ओर हो रही तैयारी, तो वहीं गोविंदा पथक मुंबई में अपनी रिहर्सल में जुटे हैं जी जान से। हिंदू मैरिज एक्ट संशोधन को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई है। इस संशोधन में तलाक के बाद पति से अलग हो चुकी पत्नी को पति की सभी जायदाद यानी चल अचल पैतृक संपत्ति पाने में, हिस्सा पाने में
अधिकार उनका रहेगा, यानी पत्नी को तलाक के बाद भी पति की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। पेश है हमारी रिपोर्ट। तलाक के बाद भी मिलेगा महिलाओं को हक। पति की पैतृक संपत्ति में मिलेगा हक। हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन को हरी झंडी। अब तलाक के बाद भी पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी को हक मिलेगा। हिंदू मैरिज एक्ट बिल में इस संशोधन को राज्यसभा में हरी झंडी दिखा दी गई है। राज्यसभा में विवाह कानून संशोधन बिल को पास कर दिया गया है। लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका है। इस नए संशोधन के मुताबिक महिलाएं तलाक के बाद पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्सेदार होंगी। गौरतलब है कि नए संशोधन के अनुसार अब महिलाएं तलाक के बाद भी पति की पैतृक संपत्ति में भी हिस्से की हकदार होंगी। ये संशोधन कोर्ट को अधिकार देता है कि वो परिस्थितियों के अनुसार तलाक के बाद पति से मिलने वाले मुआवजे में उसकी पैतृक संपत्ति का हिस्सा भी जोड़ सके, ताकि उसके जरिए पत्नी और उसके बच्चों की परवरिश सही तरीके से हो सके। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही हिंदू मैरिज एक्ट में ये बदलाव अमल में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। और हमारी ये चर्चा शुरू होती है। अमित देशपांडे हमारे साथ ज्योति सहगल जुड़ चुकी हैं टेलीफोन लाइन पर। वो हमारे साथ स्टूडियो में भी जुड़ेंगे। फिलहाल हम टेलीफोन लाइन पर उनसे बातचीत करते हुए शुरुआत करते हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योति सहगल से हमारा संपर्क हुआ, हम उनसे बातचीत करेंगे। अमित देशपांडे, क्या कहेंगे आप? ये जो बिल है राज्यसभा में पेश हो चुका, वहां से अप्रूव हो चुका, अब ये लोकसभा जाएगा, जैसा आपने ये जानकारी दी, और उसके बाद जो है वो अमल में आएगा। कितना जरूरी था ये कानून, और आपके हिसाब से क्या फॉल आउट होगा इसका? ये कानून तो बहुत ही गलत तरीके से पेश हुआ है एंड गलत तरीके से इसको पूरी तरीके से, मतलब इसका जो पास हुआ है, इसके सारे प्रोविजंस जो हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। क्योंकि जो कानून आना चाहिए था, जब ये स्टैंडिंग कमेटी के पास गया था एंड स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि कैसा होना चाहिए, तो उस वक्त इसमें कहीं भी पत्नी का नाम ऐसा नहीं था। द वर्ड हमेशा स्पाउस रहा था कि स्पाउस एंड चिल्ड्रन, अगर कोई छोड़ के जाता है शादी को, तो फिर स्पाउस एंड चिल्ड्रन के उनकी जो परवरिश रहेगी या फिर उनका जो भी ख्याल रखना है, उसके लिए इसमें संशोधन होना चाहिए। सिर्फ इतना उन्होंने कमेटी ने ये दिया था। बट ये जैसे अभी इतना एंटी मेल पूरा एटमॉस्फेयर बनते जा रहा है, इसी हिसाब से जब ये कानून जब बन आप गया, स्पाउस की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक पक्ष, पति या पत्नी, तो आपको लगता है कि क्या ऐसा भी कोई एक्ट आ सकता था जो पत्नी की जायदाद में पति को हिस्सेदारी दे? ऐसा एक्ट तो अभी इस वक्त एक मेंटेनेंस एक्ट तो है ही हिंदू मैरिज एक्ट में, HMA 25, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हमको ये समझना है कि इस लॉ में क्यों जरूरी था। देखिए, ये लॉ क्या है, इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के वक्त है, एंड ये तब होता है कि समझो दोनों सेपरेट रह रहे हैं काफी टाइम तक और फाइनली डिवोर्स हो जाए, एंड दोनों चाहते हैं कि अभी शादी अब नहीं बन सकती, तो फिर चलो तोड़ के हम निकल जाएं। बहुत बार ये भी होता है कि एक पार्टी कहीं गायब है, दूसरी पार्टी को पता नहीं चलता क्या करें, दूसरी शादी करें या फिर हम वेट करते रहें, क्या करें। इसलिए ये इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का लाया था। ये और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो लिटिगेशंस हैं 20-20, 26-26 साल तक चलते हैं, हमारे यहाँ पे 50 साल से एक डिवोर्स केस चल रहा है, ये भी रिकॉर्ड है हमारे इंडिया में। तो ऐसा ना होते हुए शॉर्ट में ये पर्टिकुलर जो डिवोर्स का होगा वो खत्म हो जाए, इसके लिए ये लॉ लाया जाता था। तो इसमें एंटी मेल बनने जैसा ऐसा कुछ था नहीं। ये जो पॉइंट डाला गया, आपको लगता है कि जो लॉ को आसान बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें जबरदस्ती ये पॉइंट डाल दिया गया कि पैतृक संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल सही। और स्पाउस को जो है वो स्पेशली पत्नी बना दिया गया, जो स्पाउस है उसको पत्नी बना। मैं ज्योति सहगल हमारे साथ जुड़ चुकी है। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योति जी, हेलो ज्योति हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। ज्योति जी, हम चर्चा कर रहे हैं जो आज राज्यसभा में हाँ डिवोर्स के बाद पत्नी को पति की जायदाद में हक मिलने की बात जो हुई है, राज्यसभा में बिल आया है, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है? हमारे साथ एक एक्टिविस्ट मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि ये मेल अधिकारों का हनन है। जी नहीं, ये तो बिल्कुल, मतलब जब भी कोई बात होती है कि एक फीमेल के लिए कोई राइट्स आते हैं तो ये कहा जाता है कि वो एंटी मेल है। ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि ये बहुत जरूरी था जी, ये बहुत
इट वॉज बहुत जरूरी था कि ये लॉ हो, क्योंकि बहुत सी समय ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी पेरेंट्स के नाम पे होती है और पेरेंट्स कहते हैं वो हमारी है और वो बच्चों को नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि डिवोर्स चल रहा है, और वो बहुत सही तरीके से वो उस लड़की के अधिकारों से उसको वंचित रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वो वारिस है, तो जब अगर वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहा है और तो उस हिसाब से उसको उसका अधिकार दिया जाए। हाँ, रेशियो है, कितना देना है क्या नहीं देना है, लेकिन 100% इट शुड बी कि ये बहुत जरूरी था ऐसे सिचुएशंस के लिए। और आपको क्या लगता है ज्योति जी, इसका क्या गलत इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, या कम चांसेस हैं? जी, वो तो है कि भाई हर कानून के लिए कहा जाता है कि भाई वो गलत इस्तेमाल करने वाले वो तो फिर जजेस के ऊपर है, लेकिन कानून अपनी जगह जो बनाया गया है वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि एक औरत की हिफाजत और उसकी प्रोटेक्शन और फ्यूचर लाइफ को दिमाग में रखते हुए बना। बाकी गलत इस्तेमाल किया गया ये तो क्या है, एक ट्रेंड हो गया है। ज्योति जी, जहाँ डिवोर्स म्यूचुअल है, हाँ जी, जहाँ पर डिवोर्स म्यूचुअल है या कई बार औरत की ही तरफ से सीख किया गया डिवोर्स है, उस केस में भी पति से हिस्सा लेना कहां तक जायज है? जी, अगर 498 ए या फिर क्रुएल्टी होती है, अगर वो नहीं रह सकती है तो वो डिवोर्स नहीं मांगेगी तो क्या करेगी? और उस वक्त अगर वो डिवोर्स मांग रही है क्योंकि उसके लिए रहना, क्या अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए डिवोर्स ले रही है या बिकॉज वो कोई तरीके से उसे डेजर्ट किया गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अपने अधिकारों को गंवा दे। वो तो गलत नहीं है ना। इसमें जाहिर है। हमारे साथ अमित देशपांडे मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए अमित। इसमें बहुत बड़ा अहम मुद्दा ये भूल रही हैं कि जो 498 की बात कर रही हैं, इसमें ज्यादातर तो उसका दुरुपयोगी होता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लीगल टेररिज्म है, ये आतंक है महिलाओं का जो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर करती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लॉ प्रो वुमेन नहीं है, ये सिर्फ प्रो वाइफ है। क्या मदर्स एंड सिस्टर्स कभी ये वो लोग क्या औरतें नहीं हैं? अगर ये पर्टिकुलर लॉ जब आया है, इसमें क्या है, बहुत सारे प्रावधान नहीं है कि अगर एक दिन की भी शादी होती है तो फिर पैतृक संपत्ति रहेगा 500 करोड़ का किसी आदमी का, तो फिर 250 करोड़ ये लेके बैठ जाएंगी। ये कहाँ का इंसाफ है? दूसरी बात ये इसमें कि बच्चों का क्या होगा? जहां पे शेयर्ड पेरेंटिंग का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे आप इस लॉ में बोल रहे हैं कि आदमी इस लॉ को अगर वाइफ फाइल करती है तो अपोज तक नहीं कर सकता। कोई औरत अगर समझो मेरे बच्चों को लेके चली जाएगी, मैं ना ही उसको अपोज कर सकता हूं और वो मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी लेके जाती है। इससे क्या होगा कि आदमियों का सुसाइड ही बढ़ने वाला है, बिकॉज आज के डेट में हमारे समाज में आदमियों के लिए कोई भी हेल्प कहीं भी नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है कहना, ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है औरत की तरफ से तब यही बात कही जाती है कि औरत दुरुपयोग की जाती है, लेकिन जहां औरतों के साथ नाइंसाफी होती तब क्यों नहीं कोई कहता कि औरतों के साथ? ये बिल्कुल गलत कहना है क्योंकि क्या ये जो है ये सारे जो दुरुपयोग करने के लिए दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि दुरुपयोग होता है। हमने कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रही है दुरुपयोग तो किसी भी लॉ का हो सकता है, लेकिन एक प्रोपोर्शन होता है जैदी जी के कितने प्रोपोर्शन में ये दुरुपयोग करते हैं। 98% अगर दुरुपयोग हो रहा हो और सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि ये लीगल टेररिज्म है, तो ये आतंकवादियों के लिए ये तो आतंक है। ज्योति सहगल कि जब भी कोई औरत कानून बनता है औरत की प्रोटेक्शन के लिए, वो औरत दुरुपयोग करती है, जबकि जब आदमी के लिए कुछ बनता है तो वो दैट इज ओके। देखिए मैडम, आदमी के लिए कुछ बुराई नहीं है। सहगल, एक सवाल आपसे ये है, जो अमित देशपांडे कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा है, यानी 80% केसेस गलत हैं, सिर्फ 20% ही सही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि देखा जाए तो आप जब भी चाहेंगे कि कोई भी किसी के साथ टॉर्चर होता है, जब भी कोई किसी के साथ टॉर्चर करता है तो डेफिनेटली वीक इंसान के साथ करता है, और वो वीक इंसान कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए कोर्ट तक पहुंचने वाले केसेस शायद वो होंगे, लेकिन ओवरऑल पूरे समाज में औरतों के साथ जो भी होता है, जो लोगों के लिए कानून बनाया गया है उस तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि ये कहना बिल्कुल गलत है कि 80% के लिए ही है। ओवरऑल 100% कानून सही तरीके से बनाया गया है, और ये भी हर एक चीज। हाँ, ये कहना एक सवाल और ज्योति जी, एक सवाल और जो अमित देशपांडे ने उठाया था कि पहले जब जो टर्मिनोलॉजीज थी उसमें फेरबदल किया गया,
पहले स्पाउस कहा गया था, यानी वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। अब उसको सीधे पत्नी कर दिया गया। अगर पत्नी की जायदाद ज्यादा है, पति गरीब है और पत्नी डिवोर्स सीख कर रही है, तो पति को क्या मिलेगा? जी, लेकिन वो तो ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी। आप मेरा सवाल नहीं समझी ज्योति जी। मैं कहना जी। चाह रहा हूं कि पत्नी, मान लीजिए पत्नी के पास 10 लाख रुपए हैं, पति के पास 10,000 भी नहीं है, वो गरीब है, शादी मर्जी से हुई थी, अब डिवोर्स हो रहा है और पत्नी ही डिवोर्स सीख कर रही है, पति नहीं चाहता है तो भी डिवोर्स होगा, ये कानून कह रहा है। ऐसे में पति को क्या मिलेगा? वो नॉर्मली वो भी प्रोविजन है। जब आप देखेंगे कि जब एक औरत के पास प्रॉपर्टी होती है, उसको कोर्ट तक आने की नौबत नहीं आती है, वो पहले ही वो अपने नाम पे खुद करवा दे लेते देती है, हैं। वो खुद अपने आप दे दे देती देती है, वो बिल्कुल अपने आप ही देती बिल्कुल है। अमित जी, गवाह तक बिल्कुल नौबत सही नहीं कहा आती आपने, है, क्योंकि वो बिल्कुल। ये ज्योति जी देखिए, ज्योति जी जो बात कर रही हैं वो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई बात है। उनका ये कहना है, अमित देशपांडे, कि एक बीवी, एक वाइफ जो होती है वो फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार होती है और वाइफ की तरफ से डिवोर्स की कंडीशन तभी होती है जब बात सर के ऊपर से निकल जाती है। जबकि मर्द की जो टेंडेंसी है वो ये होती है कि उसका डोमिनेंस चाहिए, उसको अपना हिस्सा भी चाहिए, साथ में वो जो है वो पत्नी को प्रताड़ित भी करे तो भी उसको सहना चाहिए, ससुराल वाले भी करे तो भी उसको सहना चाहिए। ऐसे में पत्नी की सुरक्षा के लिए किसी न किसी लेवल पे कानून लाना तो जरूरी है। और जो केस मैंने ज्योति जी को साइट किया है, वो आपको नहीं लगता कि हार्डली 100 में से 2 केस वैसा होगा? 98% में तो पत्नी ही की तरफ से, पति की तरफ से प्रताड़ना होती है। नहीं, सबसे पहली बात तो हम ये समझ ले कि प्रताड़ना सिर्फ आदमी ही करता है। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है हमारे समाज में और हमारे माइंडसेट्स में। हेल्पेज इंडिया का रिपोर्ट आया है जिसमें ये कहा जाता है कि बहुएं जो हैं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं सास ससुर को। तो जब ये जो कहना है कि सिर्फ आदमी डोमिनेट करता है हाउस होल्ड को, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात तो वो है। एंड दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं आप अभी इतने सारे, मैंने तो ये भी सुना है कि सास भी प्रताड़ित करती है। देखिए, आज के दिनों में अगर एक बहू किसी सास को प्रताड़ित कर रही हो तो उसके पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो जाए और किसी को कहे। जब हमारे यानी सास के पास कानून नहीं है, बहू के पास है। हाँ, क्योंकि प्रो वुमेन नहीं होता है, सिर्फ सारे लॉस प्रो वाइफ होते हैं। एंड हमारे पास ये बहुत सारे फेमिनिस्ट बाद में आते हैं जबकि उनके बहुएं उनको तकलीफ दे रहे हों कि हमारे बेटे को बचा लो। एंड जब भी अगर कोई मदर जाती है एनसीडब्ल्यू के पास, तो एनसीडब्ल्यू खुद हमारे पास ये उनके रिप्लाईज हैं, ये कहते हैं कि हम सिर्फ वाइफ को सपोर्ट करते हैं, हम मदर इन लॉज को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये जो बहाना, ये जो कहने की बातें हैं सिर्फ कि आप मैं आपको सारे रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं ज्योति जी कि ये कैसे होता है। आज वायलेंस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अगेंस्ट एक मदर इन लॉ she can file against his son, her mother-in-law can include her daughter-in-law only if the son can be implicated. ज्योति ये कह रही हैं कि सास भी केस कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस। She is saying about domestic violence law जहाँ के the son has to be included in the petition, बराबर। And see, but the whole point is if a lady today tells कि आज अगर तुमने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर ये केस कर दूंगी, तो फिर आदमी कहाँ जाए? आदमी के पास ये तो कुछ सपोर्ट है नहीं, सबसे पहली बात। और हम तो सर्विस पे ही जाएंगे। अमित देशपांडे, इस तरह के उदाहरणों की हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिले। बिल्कुल, इस तरह के उदाहरणों की अमित देशपांडे परसेंटेज कितनी? जैसा कि आप कहते हैं कि झूठा केस डालने के परसेंटेज ज्यादा है। अगर आप अखबार पढ़ते हो, अगर आप न्यूज चैनल्स देखते हो, सरोकार सामाजिक रखते हो, तो देखने में तो यही आता है कि प्रताड़ना जो है वो ससुराल वालों की तरफ से ज्यादा होती है। देखिए, अगर मीडिया में कुछ आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही होता है। मीडिया में जो नहीं दिखाया जाता है वैसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हर 7 मिनट में इंडिया में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है। क्योंकि उनके आज पुरुषों के पास आज जाके हेल्प मांगने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी कुछ भी ऐसा सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जो भी बनते हैं सारे कानून महिलाओं के लिए बनते हैं, पुरुषों के विरुद्ध बनते हैं, ना ही महिलाओं के साथ में। क्योंकि फिर भी ज्योति जी, फिर हम क्यों पुरुष प्रधान समाज कहते हैं? मैं आपको बता सकता हूँ। मैं ज्योति जी से जवाब ये कहना गलत है कि क्योंकि जब आप कानून सारे
के लिए नहीं बनते, औरतों के प्रोटेक्शन के लिए बनते। और ये कहना कि पुरुष प्रधान देश है, जो पुरुष खुद की क्षमता रख सकता है, उन्हीं से बचने के लिए उन्हीं के गलत क्रूएल्टी से बचने के लिए ये कानून बना है। क्या क्रूएल्टी से बचने के लिए कानून बनाना गलत है? देखिए ये बात जाहिर है, लेकिन ये क्रूरल्टी तो बहू जब आरोप लगाती है तो पति से ज्यादा सास को कहती है नहीं ये तो अच्छे हैं, लेकिन इनकी माँ जो है वो जरा चैन से नहीं रहने देती। अच्छा अमित जी एक बात बताइए, अगर आप किसी के घर जाएंगे, क्या आप दूसरे के घर में जाके किसी पे क्रूएल्टी कर सकते हैं क्या? नहीं ना। देखिए तो आप मुझे ये मत बात पूछिए, आप हेल्पेज इंडिया को जाके पूछ लीजिए कि उनके रिपोर्ट में ऐसे कैसे आ गया कि बहुएं जो है ज्यादा प्रताड़ना करती हैं। और ये कॉमन नॉलेज है मैडम कि अगर आज को एक बहू घर पे आती है तो फिर ये जो आप बता रही हैं कि सबसे पहले तो ये बोला जाता है कि घर माँ बाप के साथ मुझे रहना नहीं है। अगर माँ बाप के साथ रहने को जबरदस्ती करोगे या फिर माँ बाप के साथ रहना पड़ेगा, अगर तुम उनको घर से बाहर नहीं निकालते हो तो फिर बाद में उनके सारे के सारे जो प्रताड़ना है पुरुष पर वो भी शुरू हो जाती है। एंड सबसे पहली बात ये है अभी इसमें कि अब आप जब ये इस लॉ का सपोर्ट कर रही हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पति अपने पत्नी के नाम से सारा जायदाद ले ले, क्योंकि एक तरफ तो ये बैंक अकाउंट्स भी सारे जो लोन्स हैं वो औरतों के लिए ज्यादा सहूलियत दी जाती है। पैसा कम औरतों को देना पड़ता है, बैंक अकाउंट्स में कम मिलता है, लोन कम परसेंटेज में मिलता है, तो जायदाद जो पति खरीदता है उसमें तो जो मेरी जानकारी है उसमें आधे से ज्यादा तो वो पत्नी के ही नाम पे होती है। एंड अगर ये लॉ जब आता है ज्योति जी ऐसे में मेरा वो सवाल अभी भी अनुत्तरित है, वो ये है कि अगर सारे जायदाद की मालिक पत्नी है तो ऐसे में पति का क्या होना चाहिए? नहीं, हाँ ऐसा होता है, जो पत्नी नॉर्मली कोई भी आदमी जब तक पत्नी का खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है वो पत्नी के नाम पे कुछ नहीं रखता। जब तक पत्नी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता वो तब तक नहीं करता। और जब पत्नी का उसे पता है कि इधर वो ईएमआई में पत्नी भर रही है या पत्नी ने कंट्रीब्यूशन दिया। ज्योति जी हमारे साथ अनामिका विचारे जुड़ रही हैं, वो पुरुष हक समिति की जो है वो सलाहकार है। अनामिका विचारे वकील हैं और फीमेल हैं और सलाहकार हैं पुरुष हक समिति की, उनसे बात करते हैं। अनामिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ बोलिए सर। अनामिका जी आज जो राज्यसभा में बिल टेबल हुआ है, कहा यह गया है कि तलाकशुदा पत्नी को पति की संपत्ति में चल अचल पैतृक सब में हक होगा। क्या आप इसका समर्थन करती हैं? हेलो अनामिका जी आप हमारी आवाज सुन रही हैं? हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए। क्या आप समर्थन करती हैं आज जो बिल आया राज्यसभा में कि तलाकशुदा पत्नी को पति की जायदाद में हक होगा? नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि किसी ने शादी की और उसे कोई और वजह से अपने पति से तलाक चाहिए और तलाक लेगी और पति की संपत्ति भी लेगी, ये गलत फैसला होगा फिर। क्योंकि अगर उसने अपने संसार के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किए हैं सालों तक, तो ही उसको ये हक होना चाहिए संपत्ति का। नहीं तो फिर अगर कायदा अगर सबके लिए समान है तो पति को भी पत्नी के संपत्ति में हक होना चाहिए। जाहिर है, लेकिन ऐसे केसेस तो बहुत कम हैं कि पत्नी जो है वो शादी करे और हड़प के चल दे। आम तौर पे तो जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटा अवेलेबल हैं, उसमें तो पत्नी ही पीड़ित होती है। अभी देखिए जी, ये ऐसी बात नहीं पत्नी पीड़ित है, क्योंकि उसके बाजू में सब कायदा है। पुरुषों के लिए कोई फोरम नहीं है, कोई कायदा नहीं उसके बाजू में, ना उसके बाजू में समाज है, ना पुलिस है, ना कायदा है। पुरुषों के लिए कोई कायदा ही बनाए नहीं तो उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये चीज रिकॉर्ड पे आएगी कैसे? मैं कहती कोई भी लोग पर अनामिका जी, तो उनको तकलीफ होती है, अनामिका जी रिकॉर्ड पे आ जाएगी। बिल्कुल अनामिका जी, ये सही है कि इस कानून का ऐसे कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन भारत की जो तस्वीर है, अगर आप मोहल्ले गली शहर गांव में जाके देखें तो जो पत्नी है वो वाकई पीड़ित है। अगर आप देखें तो पुरुष प्रधान समाज पत्नी के साथ जिस तरह से पेश आता है वो जग जाहिर है अनामिका जी, इसमें किसी गवाह की जरूरत नहीं है। आपकी बात ये बिल्कुल गलत है। और ये अगर ये पुरुष प्रधान ये जो है, देखिए
पुरुषों को इस तरह से बढ़ाया जाता है कि वो रोए नहीं, क्योंकि वो मर्द है। मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसे करते वो बेचारा रोता नहीं है, उसके ऊपर कितने भी चाहे अन्याय होए। एक भी कायदा मर्दों के साथ नहीं है तो उनके ऊपर अन्याय होता है, ये चीज कैसे रिकॉर्ड पे आ जाएगी? मेरा ऐसा अपील है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है, कभी भी देखो तो औरतों को क्या अन्याय है औरतों के ऊपर, उनका ही सब सर्वे किया जाता है। कभी एक बार भी एक आप सर्वे करके देखिए कि मर्दों की क्या प्रॉब्लम है, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम है मर्दों को। आप सेशंस कोर्ट जाएंगे तो हर एक रेप की केस तो झूठी है, वहाँ शारीरिक संबंध हुए हैं लेकिन रेप डाला है, सम्मति से संबंध हो गए फिर भी रेप की केस डालिए। ऐसे कितने 99% केसेस तो झूठे ही हैं उनके अगेंस्ट। मैं कहती हूँ पुरुषों को न्याय दीजिए, उनके साथ कोई कायदा बनाइए, उनके ऊपर सर्वे कीजिए, उनको क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए पुरुष भी इस समाज के ही है, वो भी अपने भाई की तरह है, अपने बच्चे की तरह है, पति की तरह भी कुछ समाज में करना चाहिए। पति की तरह पहले है, भाई और बच्चे तो जाहिर है वो तो है ही है, लेकिन पति की तरह भी है। ज्योति जी कहाँ कहेंगे आप? अनामिका जी को आप सुन रही हैं? जी हाँ, नहीं हेलो जी जी ज्योति जी। हाँ जी, नहीं मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हाँ ये जरूर है कि पुरुषों की तरफदारी से देखना चाहिए, लेकिन ये सब देखते हुए ही कानून बनता है। और जो इंसान कमजोर है, जो वो दूसरे के ऊपर अत्याचार कैसे कर सकता है और उसके लिए क्या कानून बनेगा? वो तो पहले से ही है, कमजोर है। अमित जी क्या कहेंगे आप? ज्योति कह रही है कि जो पहले से कमजोर है, जाहिर है नारी है, वीकर सेक्स अंग्रेजी में कहा जाता है, वो कैसे अत्याचार कर सकती है पुरुष पर? ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमारे समाज में ये फैलाया गया है। मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ इस बारे में कि आदमी, जैसे अनामिका जी ने बताया अभी कि आदमी के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आप कैसे बोल सकते हैं कि इतना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? आपके पास तो कोई रिकॉर्ड है नहीं कि किसी बेसिस पे पता चले कि आदमियों पर क्या अत्याचार हो रहा है। अगर आप कोई भी लॉ बना लेते हो, जैसे उन्होंने रेप के बारे में बताया, रेप के बारे में भी इतने सारे दुरुपयोग होता है उस कानून का कि ये पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस बिल बोलिए, हर कोई भी चीज पे उसकी बात कर रहे हैं जो दर्ज हुआ, जो रिकॉर्ड में आया, जो पुलिस स्टेशन पहुंचा, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके डेटा, उनकी रिसर्च बताती है कि 80% से ज्यादा महिलाओं के प्रति जो क्राइम होते हैं वो रजिस्टर ही नहीं होते। सही है। अगर मैं आपकी हवाबाजी वाली बात मान भी जाऊं, अगर मैं मान भी जाऊं ये बात को, तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं? क्या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकॉर्ड किया है, ये सर्वे किया कि आदमियों के ऊपर कितनी प्रताड़ना हो रही है और वो कम है या ज्यादा है? बिना उस आंकड़े के हम कैसे बोल सकते हैं कि नहीं आदमियों के ऊपर कम प्रताड़ना हो रही है? आज मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, जैसे मैं बता रहा था 65,000 married men commit suicide every year in India compared to 30,000 married women. But reasons can be different. It could be any different. We are saying it could be anything. एक शादीशुदा आदमी कर्जे की वजह से आत्महत्या कर ले तो उसको तो आप उसमें नहीं जोड़ सकते ना? क्यों नहीं जोड़ सकते? आप मुझे बताइए कि अगर अनमैरिड आदमी कर्जे लेने के बाद भी अगर आत्महत्या नहीं करता है तो आदमी शादी करने के बाद कर्जे के ऊपर क्यों आत्महत्या करता है? What it means is marriage is a stress on men already. जिस हिसाब से मैरिज का पूरा जो सिस्टम है उसमें यही है, आदमी को प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर। ज्योति जी कह रही है कर्जा क्या अपनी पत्नी के लिए लेता है? वो फैमिली के लिए लेता होगा, किसी भी चीज के लिए लेता होगा। जब उसके ऊपर एक प्रोवाइडर का रोल दिया गया है, तब वो प्रोवाइडर के रोल के लिए उसको जूझना पड़ता है, एंड वो जूझने के बावजूद उसको कुछ भी नहीं मिलता है समाज से। आज के डेट में अगर आप मुझे बताइए कि अगर कोई औरत इरिटेबल ब्रेकडाउन के जो ये केस लगाती है तो वो औरत मेरे बच्चों और मेरे प्रॉपर्टी को लेकर चली जाए और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसको अपोज तक नहीं कर सकता, ये कैसा कानून है? और इस कानून को आप बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है? चलिए ज्योति जी के पास में आता हूं। ज्योति जी हमारे साथ है, नाराज है खासी। वो कह रही है कि, और हमारे साथ अमित देशपांडे, वो कह रहे हैं कि मर्दों का कोई पूछने वाला नहीं है। अब बहरहाल अमित देशपांडे को पूरा हक है कि वो मर्दों का झंडा उठाएं जैसे ज्योति जी औरतों का उठा रही है, लेकिन चौंकने वाली बात जो है वो अनामिका वाली है, यानी औरत भी मौजूद है मर्दों का झंडा उठाने के लिए। हम ये चर्चा जारी रखेंगे और पड़ताल करेंगे चर्चा के जरिए कि ये कानून, इस कानून में जो बदलाव है,
जिसमें पत्नी को हक है तलाकशुदा होने के बाद भी पति की पैतृक संपत्ति, चल संपत्ति में, उस पर यह चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के उस पार जब हम वापस लौटेंगे, बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। The Ocean Resort and Spa. Always stay ahead in life. Be a top performer. Get the best education in engineering, MBA, IT and hotel management. World-class ambience and infrastructural facilities. Only at Atharva. Atharva. Excellence in education. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। SRA योजना में भ्रष्टाचार, करोड़ों के FSI की चोरी, केडिया बिल्डर ने उड़ाई नियम और कानून की धज्जियां, टीपी रोड पर बनाया ट्रांजिट कैंप, संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी का मकड़ जाल जल्द आ रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा जारी है कि पत्नी को, तलाकशुदा पत्नी को पति की चल अचल और पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। राज्यसभा में इस बिल का प्रारूप जो है वो अप्रूव हो चुका है, लोकसभा जाएगा और उसके बाद कानून की शक्ल लेगा। इस कानून से कोई खुश है तो कोई नाराज है। हमारे साथ वंदना जी, नई गेस्ट जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे दो मेहमान मौजूद हैं, अनामिका और ज्योति। हमारे साथ अमित देशपांडे हैं जो वकालत कर रहे हैं पुरुषों की। अनामिका भी वकालत कर रही हैं पुरुषों की। ज्योति का कहना है कि यह कानून बिल्कुल सही है क्योंकि नारी है वो अबला है। अनामिका जी, क्या कहेंगी आप? जो पीड़ित पक्ष है ज्यादातर वो महिलाओं का ही होता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि यह उदाहरण देना कि पुरुष को कोई पूछ नहीं रहा है थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेस्ट है? हेलो जी। हेलो, देखिए आप जो बोल रहे हैं कि पुरुष पीड़ित नहीं सिर्फ महिला पीड़ित है, मेरा कहना वही बार बार है
कि पुरुषों के लिए कोई कायदा ही नहीं बनाया है, उसके ऊपर सर्वे नहीं है, उसको कोई पूछता भी नहीं है भाई तेरे को दर्द है कि नहीं है। वो कहाँ किसी को अपना दर्द बताए, क्योंकि उसको तो मर्द बनाया ना, उसको तो बचपन से ही ऐसे बनाया है कि वो रो नहीं सकता है। बस औरतें तो क्या थोड़ा कुछ हो गया तो रो पड़ी तो किसी को लगा रहे इसके ऊपर कितना अन्याय हो गया, लेकिन मर्द तो रो नहीं सकता है ना, तो बेचारा क्या करेगा। उसके लिए भी कायदा होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 14 के हिसाब से सब तरीके हैं लॉ के सामने, सबको समान कायदा है, तो जेंट्स के लिए कोई कायदा क्यों नहीं। सब जो भी कायदा बनता है हर टाइम औरतों के लिए क्यों बनता है। अभी वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी थ्रेशोल्ड से बाहर पड़ चुकी है, वो भी कभी कितने उदाहरणों में कि वो पुरुषों से ज्यादा कमाती है, फिर भी वो देखा जाए तो घर भी बनाना चाहिए तो मर्द को ही बनाना चाहिए, पति को बनाना चाहिए। जो भी चीजें उसकी जो भी चीजें जरूरतें पूरी करनी है वो मर्द को ही पूरी करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। उसको सिर्फ हक चाहिए, उसको लायबिलिटी नहीं चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शोल्डर करना चाहिए। अगर किसी औरत को अपना हक चाहिए तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी चाहिए, उसके ऊपर भी वो लायबिलिटी है कि वो हक के लिए अपनी लायबिलिटी, अपना जो ऑब्लिगेशन है वो मीट आउट करे। जाहिर है क्या ऑब्लिगेशन मीट आउट नहीं करती है। वंदना जी हमारे साथ जुड़े। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने सुना अनामिका जी को, वो पुरुष हक जो कमेटी है उसकी वो सलाहकार हैं। उनका कहना है कि अगर महिला अपना हक चाहती है तो उसके लिए उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस कंट्रीब्यूशन की वो बात कर रही है। पुरुष को किस बात का हक चाहिए? पुरुष तो हमेशा आज़ाद रहते हैं। महिलाओं को इतनी तकलीफ रहती है, जो महिलाओं के तकलीफ हम महिला ही जान सकते हैं, बाकी कोई जान नहीं सकते। आज कितने बार अभी आपने तो बीच में भी सुने कि महिला के ऊपर बलात्कार हुआ, 5 जनों ने बलात्कार किया, तभी ये पुरुष कहाँ गए थे जब उनको पुरुष के बारे में। वंदना जी यहाँ पति पत्नी के संबंधों पर रिलेटेड बात जी। पति पत्नी के संबंध के बारे में ठीक है, तो मैं बोलती हूँ जब एक महिला को तलाक मिलती है, जब वो बेघर हो जाती है, वो बच्चे को लेके वहाँ यहाँ भटकती है, तभी पुरुष कहाँ जाता है? जब पुरुष उनको दया नहीं आती है महिला के ऊपर, जब महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार होते तब उनको दया नहीं आती है। आज हमारे पास ऐसे केसेस, बहुत सारे केसेस है जो महिला के ऊपर हम लोग को काम करते हैं। आज मेरे पास ऐसे केसेस है कि मैं बता सकती हूँ कि कितने महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक पुरुष है जो अपने पत्नी को रखते हुए भी दूसरी पत्नी का व्यवहार रखते हैं, दूसरे पति के साथ में उसका व्यवहार रहता है, और अपनी पत्नी अपने घर पे रहती है, उसको बाद में तलाक दिया जाता है और उसके 2-4 बच्चे लेके वो बाहर यहाँ वहाँ भटकती है। तब हम लोग ऐसे जो हमारी जो महिला संस्था है, हमारे जो महिलाओं के संस्था है, उनको मदद करती है। क्या कहेंगे आप अमित देशपांडे? आप पुरुषों की वकालत कर रहे हैं, हस्बैंड्स की वकालत कर रहे हैं। अगर नहीं, हम तो मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, पुरुषों की करते हैं, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम हस्बैंड्स के बारे में बात करने के लिए, जैसे वंदना मैडम ने एक अभी एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल क्या औरतों की तरफ से नहीं होता है? अगर औरत समझो अडल्ट्री करती है, अब मुझे भी आज ही सुबह कॉल आया है बोईसर से कि औरत ने हस्बैंड के खिलाफ एनसी कर दी पुलिस स्टेशन में, एंड हस्बैंड अभी घर पे नहीं जा सकता है। अभी वो वहाँ पे उसको घर के अंदर नहीं आने दे रही है। कंप्लेंट सिर्फ ये था कि शी वाज अडल्टरस एंड शी वाज नॉट लिसनिंग टू हिम। सॉरी अबाउट दिस, बट द होल पॉइंट इज कि जब ये अभी बोल रही हैं कि सिर्फ औरतों की तरफ ये महिला एकदम प्रताड़ित होती हैं, महिला के ऊपर ही तकलीफ होती है। आप जो बात कह रहे हैं वो मैं जरा वाजे कर दूं कि वो पत्नी के ऊपर ये आरोप पति का था कि वो अडल्टरस है, यानी गैर मर्द से उनके संबंध है। उस वक्त अभी आज के दिनों में अगर कोई एक औरत अडल्टरस होती है तो उसके ऊपर आप कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। सेक्शन 497 जो है, इट इज सो बायस्ड अगेंस्ट मैन कि अगर कोई पत्नी अडल्टरस हो तो उसके ऊपर केस नहीं होगा, पर उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर होगा। लेकिन अगर पति अडल्टरस हो जाता है या फिर बाइगामी करता है तो फिर उसके ऊपर केस चलते हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी इक्वालिटी है? अगर इक्वालिटी अगर चाहिए, जैसे मैडम ने बताया, अगर उनको राइट्स चाहिए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी कोई ये होती है कि उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने लेनी चाहिए। ज्योति जी, आप वकील हैं, मैं चाहूंगा कि आप अमित देशपांडे के सवाल का जवाब दें। नहीं, मैं ये बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि देयर इज नो प्रोटेक्शन इवन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अडल्ट्री, इवन फॉर अ वुमेन। एक आदमी जी नहीं, ये कहना गलत है कि आदमी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आज एक ये चीज को दिमाग में रखते हुए ये कानून बनाए गए
कि जब एक औरत कंप्लेन करती है शी नोज कि वो सिर्फ उस वक्त कंप्लेन नहीं करती है, वो जानती है कि जिस दिन वो कंप्लेन करेगी वो अपने पति पत्नी के रिश्ते को खत्म करेगी। और द मोमेंट 498 कंप्लेन लॉन्च होती है, दूसरे दिन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हस्बैंड फाइल करता है, शी नोज इट कि वो दिन उसकी जिंदगी, हाँ वो ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकार अपने पति से मांग सकती है, लेकिन क्या इस समाज में वो औरत अपने बाकी समाज के पुरुषों से सुरक्षित है? जी नहीं, ये नहीं जाना जाता। इसीलिए सिर्फ एक औरत के लिए ये कानून बनते। क्या आज तक आपने सुना है कि किसी आदमी का रेप हुआ है? मैंने सुना है, मैंने काउंसिल किया है। देशपांडे कह रहे हैं कि सुना है, मैंने काउंसिल किया हुआ है, मेल रेप होता है, ये तो दूसरा विषय है, लेकिन अगर आप सुनना चाहती है तो फिर मैं बता दूं आपको, दिस इज साइंटिफिकली पॉसिबल एंड ये होते भी हैं, ये इसके बारे में मैं आपको पुष्टि भी करके दे दूं। अगर कायदा ही नहीं है कि कोई मेल क्यों आके बोल सके कि उसका रेप हो रहा है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं होता है करके? अमित देशपांडे, आप ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अपवाद की बात कर रहे हैं? नहीं, अपवाद की बात, एक्सेप्शंस की बात वो कर रही हैं, जबकि डिवोर्स केसेस जो है मैक्सिमम फाइल करने वाली औरतें होती हैं। दिस इज सर्वे, आप महाराष्ट्र टाइम्स के एक सर्वे उठा लीजिए, उसमें ये क्लियर है कि औरतें ज्यादा डिवोर्स केसेस फाइल करती है। और दूसरी बात आप जो बोल रही हैं 498 केस, आज अगर एक औरत फाइल करती है तो फिर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो फाइट करती है स्टेट के अगेंस्ट। ज्योति जी जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि औरत के पास ये आखिरी हरबा होता है जब मतलब जब वो केस करती है तो उसको मालूम होता है कि अब हमारा रिश्ता खत्म, और कोई भी औरत कभी ये चाहती नहीं है, ये कह रही है ज्योति। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है ज्योति जी, यही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज के डेट में आसान है किसी को भी डिवोर्स लेना, एंड औरतें ज्यादा डिवोर्स केसेस फाइल कर रही हैं। एंड ये नहीं है कि ये सिर्फ इन द लास्ट के सिनेरियो में वो करती हैं, ये सिर्फ हैरेसमेंट करने के लिए होता है। एंड देयर आर सीरियल डिवोर्सेस, 11 शादियां करके करोड़ों रुपए लूट के चली गई हुई है, पूरा रैकेट में औरतें मिली हुई हैं। एक औरत ने तो 51 शादी की थी। इसी तरह से मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर आप एक मर्द के बारे में सोचोगे तो फिर पूरे मर्द को आप भी बदनाम नहीं कर सकते। ज्योति जी जरा वंदना जी को सुन लेते हैं। जी वंदना जी बोलिए। एक औरत के लेकर आप सारे औरतों को बदनाम नहीं कर सकते, हम नारी जात वैसे सहन नहीं करेंगे बदनामी। देखिए मैं बोलती हूँ कि ये बोल रहे हैं कि आजकल पति पे मतलब पुरुष पे रेप होती है। आप बताइए पुरुष पे रेप हुआ केस कहाँ पे दिखाइए, एक तो भी केस दिखाइए। कहाँ है? पुरुष रेप करते ही नहीं है तो पुरुष कैसे रेप करेंगे? मैं कहाँ पे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, बताइए मुझे आप। मेरे ये अगर आप अनामिका जी आपका आना बीच में बड़ा जरूरी है, जरा आप प्रकाश डालिए, क्या कहेंगे? नहीं ये गलत बात है। मैं अनामिका जी को सुन लेते हैं, अनामिका जी को सुन लेते हैं। जी क्या मर्दों को अगर वो हो जाएगा तो केसेस शायद सामने आ जाएगी। हाँ, ये टेक्निकली मेल और फीमेल पे रेप कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं फीमेल मेल पे रेप नहीं करती है। वो जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो उतना ही डेंजरस है। एक्चुअली रेप का कायदा बदलने से पहले ये सब बदलना चाहिए कि उसके कपड़ों पर वो जो है वो बंधन लगाना चाहिए, और जिस तरह से कपड़े डालती है, जिस तरह से चलती है, ये सब डेंजरस है। मैं समर्थन नहीं करूंगी किसी भी रेप के केस का, लेकिन उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, जो बंधन है, वो भी बंधन नारी पे उतने ही आवश्यक है। नहीं, अमित देशपांडे कह रहे हैं कि पुरुष भी झेलता है, पुरुष भी इस तरह की चीज का शिकार होता है। खिलाफ नहीं बोल रही हूँ मैं, पुरुष के खिलाफ बोल रही हूँ। अनामिका जी। हाँ बोलिए। अमित देशपांडे कह रहे हैं कि जिस तरह से नारी रेप का शिकार होती है या उसके ऊपर जो है वो हमेशा निगाहें गड़ी रहती हैं, परेशान रहती है, पुरुष भी इससे गुजरता है, लेकिन मामला कहीं नहीं दर्ज होता। वही मैं बोलती हूँ, ये सच है जो अमित देशपांडे जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल सच है। ऐसा भी होता है, लेकिन मर्दों के लिए कोई भी कायदा नहीं है, इसलिए ये बातें रिकॉर्ड पे आती नहीं, उसका कोई कॉग्निजेंस ही लेने वाला नहीं है, ना पुलिस स्टेशन ना समाज। जिस तरह से अपना समाज है, पुरुष प्रधान संस्कृति है, उसमें पुरुषों को तो कोई न्याय है ही नहीं। पुरुष प्रधान संस्कृति सिर्फ उसके ऊपर बर्डन रखने के लिए है, कोई फायदा लेने के लिए नहीं है ये संस्कृति। आप देखिए पुरुषों को जिस तरह से बढ़ाया गया है, उसके ऊपर सिर्फ रोटी कमाने का बर्डन डाला है, और उसको पर आपने ऐसा बहुत ही प्रॉब्लम है। अनामिका जी, हमने ऐसा भी समाज देखा है जहां पुरुष दिन भर शराब पी करके पड़े रहते हैं और औरत घरों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाती है और अपना परिवार पालती है।
नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। कौन से ऐसे पुरुष सब है जो दारू पीते हैं? नहीं नहीं, ये गलत बात है। हम लोग समाज में अभी लोग दारू पीते तो औरतें भी है जो दारू नहीं नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। ये आप जो जरा कह रहे बाहर हैं निकलिए। आप है ना एक झोपड़पट्टी मॉल यानी एक साधारण बस्ती में आकर देखिए, वहाँ पे औरतें घर काम करते हैं, घर काम करके उनके पति घर पे बैठ के आराम से दारू पीते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है ना, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बातें करें, सबसे पहली बात अगर जेंडर इक्वालिटी की बातें करें तो फिर प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर का रोल सिर्फ मर्द पे क्यों दे रहे हैं आप? आज के डेट में अगर एक औरत बोले कि मैं घर का काम नहीं करना चाहती है तो फिर उसके पास ऑप्शन है। वो बोलेगी कि मैं बाहर काम करूंगी, मैं कमा के लेके आऊंगी, मैं घर का काम नहीं करूंगी। ये सारे काम तो तेरी माँ को ही करनी है या फिर यानी कि उसके सास को ही करनी है, तो उसके पास ऑप्शन है। आज के डेट में पुरुष के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो बोले कि हाँ मैं प्रोटेक्टर प्रोवाइडर नहीं बनूंगा। ये जो है ये लादा गया है। एंड आदमी अगर वो ठीक से अपना मैनहुड प्रूव नहीं कर पाता है कि हाँ बाबा वो कुछ नहीं बन पाया, तो वो मर्द नहीं है अगर तो उसको सीधा मर्द, हमारे यहाँ पे मर्द को दर्द नहीं होता। जैसे मैडम ने बताया, मर्द को एक मैनहुड प्रूव करनी पड़ती है, उसको एक वो अर्न करनी पड़ती है रिस्पेक्ट, लेकिन औरतों के लिए उस तरह उस हिसाब से नहीं है। अगर आज वो घर में बैठना चाहे या बाहर जाना चाहे उसके लिए ये सेफ है। ये जो मॉडर्निटी ने औरतों को केयरटेकर के रोल से फ्री किया है, इसी तरह से प्रोटेक्टर के रोल से मर्दों को भी रोल फ्री करना बहुत जरूरी है। और ये जो कायदा है ये रिग्रेसिव है, ये हमको 100 साल पीछे लेके जा रहा है। पर अभी जी जब आप इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो सोशल बैकड्रॉप भी देखना पड़ेगा। आप जेंडर इक्वलिटी मेट्रो में शायद बात कर सकते हैं, लेकिन जेंडर इक्वलिटी जहां भारत का 80% जनता बसती है वहां नहीं है। वहां पुरुष प्रधान है, वहां नारी के ऊपर प्रताड़ना है, वहां नारी जो है वो जमीन पे बैठती है और पुरुष जो है वो चरपाई पे बैठता है। देखिए ये जो है ना, ये पुरुष प्रधान होने का मतलब क्या है? पुरुष प्रधान होने का मतलब ये है कि आदमी प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर का रोल बिल्कुल पूरी तरीके से अपने ऊपर ही ले लेगा। पर मास्टर और स्लेव का नहीं होना चाहिए। ये मास्टर एंड स्लेव होता भी नहीं है। मास्टर का मतलब क्या होगा? मास्टर का मतलब ये होगा नहीं सर, अगर मास्टर छोटी जगहों पे मास्टर और स्लेव का ही रोल है। आपके हिसाब से ऐसा हो रहा होगा। मुझे एक बात बता दीजिए, अगर मास्टर एंड स्लेव का रोल होता है तो फिर अगर कोई तकलीफ आती है तो फिर मास्टर क्या करेगा? सबसे पहले स्लेव को आगे करेगा। लेकिन आप बताइए, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, वॉर होता है, सबसे पहले क्या होता है कि औरतों और बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले सोची जाती है। टाइटैनिक जब डूबा तब से पहले तो सबसे पहले औरतों को ही तो भेजा गया था, वो भी तो पुरुष प्रधान ही था आपके हिसाब से। तो अब पुरुष प्रधान को जो है, जो ट्विस्टेड आइडिया हमारे समाज में घूम रहा है, वो हमें समझने की जरूरत है। पुरुष प्रधान का मतलब ये है कि औरतों को, इसका मतलब ये नहीं कि औरतों के ऊपर डोमिनेंस करेंगे। देशपांडे ये कह रहे हैं कि महिला को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो वीकर सेक्स है, उसको तरजीह समाज में या कानून के जरिए सपोर्ट करने के लिए दी गई है, लेकिन फिर उसको जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं करनी चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं साहब हम तो कंधे से कंधा मिला करके पुरुष के साथ चलेंगे। दोनों में से एक चीज पकड़ो। वंदना जी नहीं नहीं, ये बात गलत है। मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि देखो, अभी आप 50% लेडीज लोग, अभी 50 नहीं 80% लेडीज लोग बाहर काम करते हैं, 20% पुरुष ही काम करते हैं, बाकी 20% 80% पुरुष काम ही नहीं करते। वो आराम से नहीं, ये गलत क्यों नहीं गलत है? देखो आजकल शादी करने के लिए भी उनको पहले पूछते हैं लड़की को, क्या आप काम पे जाती हो, क्या आप कहाँ काम करते हो, बैंक में काम करते हो या सरकारी दफ्तर में काम करते हो, तभी जाके रिश्ता तय होती है। पर ऐसा नहीं होता कि पुरुष नहीं काम कर रहा हो। हाँ, 20% केस में ऐसा होता तो फिर आप कि पुरुष नहीं काम कर रहा। दोनों को अधिकार सेम है, बरोबर है। तो ज्यादा करके पुरुष लोग बाहर कितने औरतों को रखा हुआ है। मैं देखती हूँ, मैं समाज कार्य करती हूँ, मैं सब जगह में घूमती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। बीवी घर में बैठती है, बीवी घर पे सुबह निकलती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, उसके बाद खाना बनाती है, काम पे जाती है, पति को डब्बा देती है, फिर शाम को आके घर का काम करती है। और अपना पति क्या करता है? पति उसको अधिकार, उसका आधा काम पति का नहीं है, पति करना नहीं चाहिए। ये जो बोल रही है, ये इनकी ये धारणा है कि कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड रोल्स हैं पुरुषों के, इसके लिए उनको ये विजिबल नहीं हो रहा है। अगर औरत घर मतलब काम बाहर करने के बावजूद अगर घर में आने के बाद कुक भी है एंड ये हाउस क्लीन भी करती है, अगर वो करती है तो फिर ये आदमी के जो रोल है ना, एज अ सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये जो छोटे मोटे रहते हैं, ये तो आपने नजरअंदाज कर दिए हैं, क्योंकि आपके लिए तो वो ग्रहित धर्म। वंदना जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर औरत घर में सफाई पोछा करती है तो मर्द का भी रोल है, वो ऑफिस में जाके सफाई पोछा करता है, सफाई पोछा करता है, वो काम करता है, 12 घंटा वो ड्यूटी करती है, 12 घंटा लेडी अपनी वाइफ ड्यूटी करती है, बाहर करता है। और घर नहीं, मैं जो घर में बैठती हूँ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर। ज्योति जी कुछ कहना चाह रही? जी ज्योति जी बताइए। जो बाहर लेडीज काम करने जाती है उनके बारे में बात करना चाहती हूँ मैं।
वो ये कह रहे हैं अमित जी कि बाहर लेडीज काम भी करने काम जाती है, करती है, घर में करती है, तो फिर उनका और फर्ज नहीं अगर बनता कि मर्द सफाई पोछा भी कर रहा है तो हाँ सिर्फ जी, वो बाहर मैं कर रहा ये है। कहूंगी कि जो औरतें, आप ये कहना कि इक्वालिटी की बात नहीं करें, है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम औरतें ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि हेलो जी जी हेलो, हम ये कहेंगे कि औरतें ज्यादा, हम बाहर भी करती है, घर भी करती है, परिवार भी देखती है, सास देखे, ससुर देखे, माँ बाप देखे, सब कुछ देखे, लेकिन आदमी सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का भी काम सही से नहीं कर सकता। वहाँ पे उसे लगता है कि वो सिर्फ अपना दादागिरी दिखाए, और अगर कोई लड़की इन सब चीजों के आगे जाए तो उसे वो गलत है। डेफिनेटली जब वो सब कुछ करती है, बाहर करे, सब कुछ करे, यानी कि नौकरी करे, कमाए, बच्चे संभाले, घर संभाले, परिवार संभाले, उसके बाद आदमी ये कहे कि मैं भी नौकरी करता हूँ, बाहर वो क्या करता है, वो 8 घंटे की नौकरी के बाद 10 घंटे काम दोस्तों के साथ घूम के आता है। किसके साथ घूमता है बोला आपने? दोस्तों के साथ। दोस्त मतलब क्या क्या? और सिर्फ मर्द होंगे या औरतें भी होंगे? एनीथिंग राइट, तो फिर वो भी औरतें ही होंगे, बराबर। एंड दूसरी बात आप जो बोल रही हैं, आपका कहना ये है कि मतलब आदमी घर के अंदर कुछ काम करता ही नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, ये आपकी धारणा है, बिल्कुल गलत है। अगर जिस हिसाब से औरत घर संभालती होगी तो आदमी भी घर संभालेगा। सी जो रोल्स है ना वो डिवाइडेड ही होते हैं, हर घर में रोल्स जो है वो डिवाइडेड ही होते हैं। आप नजरअंदाज इसलिए करते हैं क्योंकि आपने टेकन फॉर ग्रांटेड किया हुआ है, गृह पकड़ के बैठे हैं कि और आदमी जो करे वो तो उसको तो कैलकुलेट ही ना करे। वैसे ज्योति जी, मैंने ऐसी भी बीवियां देखी हैं जो घर में घुसते ही पति से कहती है तुम रोटी नहीं लाए, घर में घुसे कैसे? ज्योति जी, मैं अपवाद की बात कर रहा था, एक्सेप्शंस तो हर जगह है, पत्नी की भी तरफ से कहीं कहीं प्रताड़ना होती है। अमित देसाई अमित जी जैसे होंगे, लेकिन क्योंकि वो चाहते होंगे कि हम नौकरी करके आए और घर में देखिए अभी ये सीधा पर्सनल होने के बात पे आ गई हैं। बट अभी जैसे मैं आपको वापस बता दूं, उन्होंने क्या कहा कि अगर आदमी घर पे आए और बाद में औरत बोले कि आप बाहर से क्यों खाना नहीं लेके आए, एंड मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं जहां पे औरतें कुछ नहीं करेंगी घर पर फिर भी उस वक्त आदमी के पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो जाके बोले, क्योंकि अगर वो कहीं भी कुछ भी एक मुद्दा उठाता है उसके अगेंस्ट केसेस होने वाले हैं। जी, मैंने ऐसे भी मर्द देखे हैं जिनकी थाली में अगर नमक कम हो तो बीवी के मुंह पे थाली फेंक देते। ये आज के दिनों में, आज के डेट में जैदी जी ये मुझे बता दीजिए, आप अगर औरत नहीं चाहे, जो मतलब हम नॉर्मल मैं तो डेविल्स एडवोकेट हूं इस वक्त, मैं मर्द के साथ मर्द, औरत के साथ औरत, मेरा रोल ये है, इसलिए मैं आपको दोनों तरफ की बात बता रहा हूं। अगर जबरदस्ती एक आदमी अपने घर में चाय भी बनवा ले अपनी बीवी से, जबकि बीवी को नहीं बनाना हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आज आदमी के ऊपर इतने सारे प्रेशर हैं कि अगर वो औरत को बोले कि कुछ भी डोमिनेट करने की कोशिश करे, सबसे पहले वो अपने सास ससुर के ऊपर प्रताड़ना शुरू कर देगी। एंड उतना ही नहीं, वो पति के खिलाफ इतने सारे झूठे केसेस कर सकती है, उसके लिए तो हमारे पास कोई प्रावधान नहीं कि मिसयूज किस तरह से रोके। चलिए, ये बहस बड़ी लंबी है। ज्योति जी, अनामिका जी, आप काफी देर से खामोश हैं, आपने इतनी चर्चा सुनी। हाँ, बोलिए। मसला ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं पत्नी जो है वो वीकर सेक्स है और उसके साथ अत्याचार होता है। बेचारे अमित देशपांडे जी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लार्जर पिक्चर देखी जाए मेट्रो से हट करके, तो आज भी प्रताड़ित जो है वो नारी ही है। देखिए, ये बात ऐसी नहीं है। आप बोलते हैं लार्जर पिक्चर देखी जाए तो नारी पीड़ित है, ऐसे कोई बात नहीं। ये तो आप जो सिक्का है उसकी एक ही बाजू देख रहे हैं। आप मर्दों के ऊपर सर्वे कीजिए, हर मर्द को पूछिए उसको दर्द क्या है, तो सही बात जो सच है वो सामने, आधा सच है वो सामने, बचा हुआ आधा सच सामने आ जाएगा। चलिए, मर्द को पूछे कि उसका दर्द क्या है तो सच सामने आ जाएगा। मर्द का दर्द दिखता नहीं है, औरतों का दर्द दिखता है, यह आरोप है। लेकिन जो लार्जर पिक्चर है उसमें, जैसा मैंने कहा कि औरत के पीड़ित होने की ज्यादा खबर। अमित देशपांडे बहुत सुलझी हुई बहस के साथ हमारे साथ शामिल हुए। वंदना जी हमारे साथ शामिल हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित देशपांडे। वंदना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति जी, फायरी स्पीच के लिए और बातचीत के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनामिका जी, दर्शकों को बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए कि कोई औरत भी मर्द की वकालत में खड़ी हो सकती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदन जैदी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।